कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लीबे और सिंह दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा था। इस युद्ध के दौरान ही सिंह के राजा ने लीबे के पहले राजकुमार को हॉस्टेज बना लिया। अब दूसरा राजकुमार खानसिली, जो कि हमारी कहानी का मेन लीड भी है, वो सिंह के राजा के सामने ये प्रस्ताव रखता है कि अब दोनों देशों को लड़ाई वड़ाई छोड़कर शांति कायम करनी चाहिए। इसके लिए राजा को अपनी बेटी राजकुमारी चांगले की शादी खानसिली से करवानी होगी। ये सुनकर तो राजा भड़क जाते हैं कि लीबे राज्य पूरा रंग से भरा हुआ है, वहाँ पर सब कुछ रूखा सूखा है, हरियाली का नामो निशान नहीं, और मैं अपनी बेटी को उस जैसी जगह पर भेजूंगा। मेरी बेटी यहाँ सुख शांति से बड़ी हुई है, वो वैसी जगह पर कभी भी नहीं रहेगी। फिर हम अपनी कहानी की फीमेल लीड लियू सीफेंग को देखते हैं। उसका ये मानना था कि सिंह के राजा ने उसके पेरेंट्स को मारा है, इसीलिए उसकी जिंदगी का अब एक ही मात्र मकसद है, जो कि है राजा को मारना। और ये करते हुए अगर उसकी मौत भी हो गई फिर भी उसे कोई गम नहीं। अभी वो राजकुमारी का भेष बदलकर दरबार में एंटर होती है, जहाँ पर सभी लोग ऑलरेडी मौजूद थे। लियू सीफेंग तो एक ही बार में राजा को टपकाने के मूड में थी। वो जैसे ही उस पर हमला करने चाहती कि खानसिली उसे रोकता है। जब वो उसे पहली बार देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसे तो वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। राजा उसे देखकर बोलने ही वाले थे कि तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ पर है, कि रानी उसे रोक देती है। वो कहती है कि अगर इन दोनों की शादी से शांति कायम रहती है तो फिर हमें इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। राजा कहते हैं कि पर ये लड़की तो, मगर रानी उसका मुंह चिमटी काट कर बंद करवाती है। लियू सीफेंग शादी का सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि मैं तो एक्सपोज हो गई, मगर फिर भी ये लोग मुझे पकड़ने की जगह पर मेरी शादी इस लड़के से क्यों करवा रहे हैं। वेल, ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे खानसिली लियू सीफेंग से शादी करने के बाद उसे अपने राज्य लीबे लेकर जाता है। यहाँ आकर वो लियू सीफेंग से कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे भाई को बंदी बनाया है, तो उसे कहना कि वो मेरे भाई को वहाँ पर अच्छे से रखे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर नरक बना दूंगा। इतना कहकर वो जैसे ही उसे किस करने चाहता कि लियू सीफेंग दूर हो जाती है, और जैसे ही खानसिली को मारने चाहती कि वो उसके हाथ में से नाइफ को पकड़कर कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो ये तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें मुझे मारने के लिए कोई अच्छा खासा प्लान बनाना होगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद लियू सीफेंग सोचती है कि रानी ने उसे क्या कहा था। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रानी लियू सीफेंग से कह रही थी कि खानसिली ने अब तुम्हें राजकुमारी मान लिया है, तो तुम्हें अब राजकुमारी होने का नाटक करना होगा। उसके बाद तुम्हें राजकुमार खानसिली से शादी करनी होगी और तुम उसके राज्य लीबे छाओगी, और मैं जैसा कहती हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। ये सुनकर लियू सीफेंग कहती है कि पर मैं आपकी बातें क्यों मानूं। रानी कहती है कि इसके दो रीज़न है। पहला, मुझे अपनी बेटी चांद से भी ज्यादा प्यारी है, मैं लीबे जैसी बदतर जगह पर अपनी बेटी को नहीं भेजने वाली। दूसरा रीज़न, तुम अनाथ हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक मकसद के, जो कि है राजा को मारना। दरबार में सभी लोगों ने देखा था कि तुम किस तरह से राजा को मारने के लिए आई थी, तो अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड की मौत के पीछे लीबे के लोगों का हाथ है, तो तुम खानसिली के साथ शादी करके वहां जाओ और अपने डैड की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। अगर तुमने खानसिली से शादी करने के लिए मना किया तो मैं तुम्हें राजा को मारने के जुर्म में सीधा मौत की सजा दे दूंगी। प्रेजेंट में हम देख ही सकते हैं कि लियू सीफेंग ने रानी की शर्त को मान लिया है। आगे लियू सीफेंग काला कौवा बनकर, मेरा मतलब है कि काले कपड़े पहनकर खानसिली के टेंट में कोई सबूत ढूंढने चाहती है कि तभी ही वहाँ पर खानसिली आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है। फाइट के दौरान ही खानसिली को पता लगता है कि ये जो चोर है वो तो कोई लड़की है। वो सोचने में बिजी क्या होता है कि लियू सीफेंग उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ आती है तो देखती है कि वहाँ पर तो जनरल अर्तुआ पहरा दे रहे हैं। ये देखकर वो चिंता में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ, अंदर नहीं जा सकती, अगर बाहर रही तो पकड़ी जाऊंगी। कि तभी ही वहाँ पर बोहन नाम की एक मिस्टीरियस लड़की आकर उसकी मदद करती है। खानसिली को लियू सीफेंग पर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं वो चोर यही थी, इसलिए जब वो उसके कमरे में आता है तो वो तो सो रही थी। ये देखकर वो चला जाता है। जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो सारी चीज़ों को देखकर सोचता है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक से रखा हुआ है, तो वो चोर आखिर में चुराने क्या आया था। तो वहीं लियू सीफेंग ये सोच रही थी
कि खानसिली को तो मुझ पर शक हो गया है, तो उसका शक भगाने के लिए मुझे उसके सामने कमजोर, लाचार, बेचारी बनने का नाटक करना होगा। अगले दिन खानसिली जब उसे मिलने के लिए आता है तो वो इसी तरह का एक्ट कर रही थी, कमजोर, लाचार, बेचारी बनने का। खानसिली उसकी यह नौटंकी देखकर कहता है कि पता नहीं मुझे इतनी ज्यादा कमजोर वाइफ कहाँ से मिल गई। तो वो सोचती है कि मिली नहीं है, तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हो। आगे वो भेड़ बकरियों के साथ खेलने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे खानसिली के सामने भोली भाली इनोसेंट बनकर दिखाना था। वो यहाँ पर खेल ही रही थी कि खानसिली उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे कहता है कि आसपास के सभी कबीलों से कल लोग आने वाले हैं हमारी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, तो तुम वहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना और ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो। वो यहाँ पर उसे धमकी देकर चला जाता है। अगले दिन जश्न का दिन था। खानसिली ने ल्यूसी फेंग के लिए कपड़े भिजवाए थे। इन सारे कपड़ों को देखकर ल्यूसी फेंग के मन में एक खुराफात चलता है। फिर हम पड़ोस के कबीले के सरदार की बेटी यूर को देखते हैं, जो कि बचपन से ही खानसिली को पसंद करती है, मगर खानसिली उसे बस अपनी बहन की नजरों से देखता है। आगे जश्न शुरू हो गया था। यहाँ पर ल्यूसी फेंग सादे कपड़े पहनकर आती है, तो ये देखकर खानसिली को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे धीमी आवाज में कहता है कि ये कांड तो कर दिया है, आगे कुछ मत करना वरना तुम्हारी तो खैर नहीं। तभी ही यूर बोल पड़ती है कि मैंने सुना है कि सिंह राज्य के लोग नाचने गाने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये सुनकर खानसिली ल्यूसी फेंग की तरफ देखता है, जो कि खाने में ही बिजी थी, कि वो कहता है कि आज मेरी वाइफ सबको नाच कर दिखाएगी। ये सुनकर वो सोचती है कि क्या ये मुझे सबके सामने नाचने को कह रहा है। कोई बात नहीं, अपना छलवा तो आज सभी को दिखाना ही पड़ेगा। वो अपने हाथ में तलवार लिए हुए कुंफू के मूव्स करते हुए डांस कर रही थी। उसके डांस में एक अग्रेशन था, क्योंकि इस डांस को करने के दौरान ल्यूसी फेंग को अपने पेरेंट्स की मौत याद आ रही थी। सैनिकों ने उन दोनों को ल्यूसी फेंग के सामने ही मार डाला था। तभी ही यूर ल्यूसी फेंग को गिराने के लिए पत्थर फेंकती है कि खानसिली आकर उसे बचाता है, पर ल्यूसी फेंग अपने पेरेंट्स की मौत याद करके बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूर जैसे ही उसकी बेइज्जती करने चाहती कि खानसिली एक अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आगे जश्न खत्म हो गया था। ल्यूसी फेंग खानसिली से अपने रियल डैड के बारे में पूछ रही थी कि कमांडर ली यहाँ पर क्या करने आए थे। उनके साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि सैनिकों ने उसे मार दिया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के फादर है, इसलिए मुझे ये जानना है। उसकी इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी देखकर खानसिली उसे कुछ भी नहीं कहता कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर बोहन आती है, वही मिस्टीरियस लड़की। उसके चेहरे पर लगे लाल रंग के तिल को देखकर वो समझ जाती है कि रानी ने इसको मेरी मदद करने भेजा है। बोहन उससे कहती है कि रानी ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। अभी खानसिली से जाकर तुम ये कहो कि मैं तुम्हारी पर्सनल मेड हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानने की कोशिश की तो मैं खानसिली को जाकर ये बता दूंगी कि तुम कोई राजकुमारी नहीं हो, बल्कि अपने डैड की मौत का राज जानने के लिए यहाँ पर आई हो। फिर तो खानसिली एक सेकंड भी नहीं लगाएगा तुम्हारा सिर धड़ से अलग करने में। बोहन का ऐसा बिहेवियर ल्यूसी फेंग को पसंद तो नहीं आता, मगर बोहन के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। आगे बोहन के कहने पर वो खानसिली के रूम में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है, तो वो आसपास देखने लगती है। उसे वहाँ पर एक लाल रंग की बुक मिलती है। वो उसे बस देखने ही जाने वाली थी कि खानसिली उठ जाता है। ये देखकर ल्यूसी फेंग उसे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें चाय देने आई थी। फिर वो सोचती है कि रानी ने मुझे कहा था कि मुझे लीबे की खुफिया जानकारी लाकर उसे देनी है। अब इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए वो खानसिली से बातें करने लगती है। वो बातों ही बातों में उसे बताती है कि मुझे बचपन से ही घुड़सवारी का शौक है, मगर फादर ने मुझे घोड़े पर बैठने से मना किया कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। ये सुनकर खानसिली उसे घोड़े दिखाने ले जाता है। वो उसे बता रहा था कि उसके पास आखिर में कितने घोड़े हैं। ल्यूसी फेंग जल्दी से इस इन्फॉर्मेशन को याद कर लेती है कि वो कहता है कि हमारे लीबे राज्य के लोग आज़ादी की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, नेचर के साथ, तुम्हारे सिंह वालों की तरह नहीं। आगे खानसिली उसे लीबे राज्य के बारे में और भी बातें बता रहा था कि वो सारी बातें याद रख लेती है एंड फिर एक कबूतर के जरिए उसे रानी को भिजवा देती है। यहाँ पर खानसिली भी उस कबूतर को शाते देख लेता है,
तो दोपहर के लंच में उसी को ही लाया जाता है। पहले तो ल्यूसी फेंग ये सब कुछ देखकर काफी शॉक्ड होती है, मगर फिर मजे से इसको खाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि खानसिली को उस पर जरा सा भी शक हो। खानसिली उसे इस तरह से खाते हुए देखकर सोचता है कि ये लड़की बस खाना खाने से ही खुश हो जाती है, तो वो भला कैसे कोई बुरा काम कर सकती है। आगे ल्यूसी फेंग को ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो ही रही थी कि बोहन उससे कहती है कि तुम इस जगह से ज्यादा अटैच मत हो जाना, क्योंकि जैसे ही खुफिया जानकारी मिलेगी तो हमें अपने देश सिंह वापस जाना होगा। आगे ल्यूसी फेंग को जब पता लगता है कि यहाँ की जो औरतें हैं वो तो चड्डी बनियान पहनती ही नहीं, बस ऊपर के कपड़े ही डाल लेती है, तो वो उन लोगों को सिखाती है कि अंडरवेयर कैसे पहनते हैं और उसे कैसे बनाते हैं। दूर से ये सब कुछ खानसिली भी देख रहा था। पहले तो उसे कोई आइडिया ही नहीं लगता कि ये सब कुछ है क्या, मगर फिर वो सोचता है कि ये जिस तरह का काम कर रही है तो मेरी वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर उसे काफी प्राउड फील हो रहा था। आज ल्यूसी फेंग फिर से काला कौवा बनकर खानसिली के रूम में खुफिया जानकारी चुराने चाहती है कि वहाँ पर जिली आ ही रहा था, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो भी दरवाजे से। इतने में ही इन दोनों की टक्कर हो जाती है कि वो सॉरी बोलती हुई वहाँ से भाग जाती है। खानसिली कहता है कि ये लड़की तो फिर से आ गई, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये लड़की जरूर ल्यूसी फेंग होगी, इसलिए वो उसे बात करने के लिए चाहता है। यहाँ पर खानसिली का प्लान ये था कि वो ल्यूसी फेंग को ड्रंक करवाकर उसके मुंह से सारे सच उगल लेगा। तो वहीं ल्यूसी फेंग की नजर एक लॉकर की कीपर पड़ जाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने उस लॉकर को खोल लिया तो मुझे कोई ना कोई अच्छी खासी जानकारी तो मिल ही जाएगी, पर उससे पहले मुझे खानसिली को पूरी तरीके से ड्रंक कराकर बेहोश कराना होगा। अब ये दोनों ही एक दूसरे को पिलाने में लगे थे कि इसी तरह से उन दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है कि कौन कितना और ज्यादा पीता है। थोड़ी ही देर में ये दोनों ड्रंक हो जाते हैं, इन पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं। ल्यूसी फेंग तो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि वो अपने ही पति को भाई कहकर बुलाने लगती है कि तभी ही वो दोनों बेड पर जाकर गिरते हैं। खानसिली उसे इस तरह से देखकर उसे किस करता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन ल्यूसी फेंग जब उठती है तो वो सोचती है कि कल रात खुफिया जानकारी के बारे में पता तो नहीं चला, मगर मैंने वो वाला कांड कर दिया। तो वहीं खानसिली अपने पूर्वजों के सामने कन्फेस कर रहा था कि मैं उस औरत को यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आया हूँ एज अ हॉस्टेज, क्योंकि मुझे अपने भाई को भी बचाना है, मैं उसे पसंद नहीं करता। कि तभी ही वहाँ पर दिया बुझ जाता है, यानी कि उसके पूर्वज भी ये कहना चाहते थे कि भाई तुझे तो उससे प्यार हो गया है, तो तू एटलीस्ट हम जैसे मरे हुए लोगों के सामने तो झूठ मत बोल। आगे जनरल अर्दुओ किसी पासी के ही कबीले में जंग जीत कर आए थे, तो ये सभी लोग इस बात का सेलिब्रेशन कर रहे थे। इस सेलिब्रेशन में ल्यूसी फेंग लीबे के कपड़े पहनकर आती है, तो ये देखकर खानसिली तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तो वहीं बोहन को देखकर अर्दुओ सोचता है कि एक दिन मैंने इसे सैनिकों से बचाया था। अर्दुओ को बोहन के बारे में पता था कि ये रानी के लिए काम करती है, तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी रानी के साथ हो, क्या उसके लिए काम करती हो। बोहन इस सवाल का जवाब तो नहीं देती, बस इतना कहती है कि मैं राजकुमारी की पर्सनल मेड हूँ, तो मुझे अपना काम ठीक से करने दो। तो वहीं ल्यूसी फेंग ये सोचती है कि मैं इतनी अच्छे से तो तैयार हुई थी, मगर फिर भी उसने मुझे देखकर अनदेखा क्यों कर दिया, क्या वो मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करता। तो वहीं खानसिली को पता लगता है कि उसके अंकल जंग की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो लोग खानसिली के बड़े भाई को जिंग राज्य से छुड़ा सके, पर जिली ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि भाई को वापस लाने के मेरे पास और तरीके हैं, मगर जंग करना ये सही बात नहीं है। इस पर अर्दुओ कहता है कि क्या आपको राजकुमारी पसंद आ गई है, क्या आप उसी की ही वजह से युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपने बड़े भाई के बारे में पहले सोचना चाहिए। खानसिली उसकी बात को समझ जाता है और अपनी सारी फीलिंग्स को दबा देता है और ल्यूसी फेंग से आज रात वो मिलने भी नहीं चाहता, जो कि बेचारी कब से उसका इंतजार कर रही थी। अगले दिन ल्यूसी फेंग यहाँ के लोगों को कपड़े बनाना सिखा रही थी कि दूर से खानसिली भी उसे देखता है, मगर वो उसके पास नहीं चाहता। बोहन ल्यूसी फेंग से कहती है कि तुम इन लोगों को कपड़े बनाना क्यों सिखा रही हो, ऐसे में तो ये सभी लोग तरक्की कर जाएंगे और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे,
तुम्हें पहले हमारे सिंह राज्य के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर लिu ज़िफेंग थोड़ा उदास हो जाती है जब वो वहाँ से जा रही थी कि सामने से खान जिली आ रहा था। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद तो करते थे, मगर दोनों ही साथ में ये सोचते हैं कि अगर वो दोनों दुश्मन राज्य से बिलोंग नहीं करते होते तो आज उनकी कहानी कुछ और होती। ये सब कुछ सोचते हुए दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते एंड अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। तभी ही खान जिली का ध्यान जाता है कि कोई बंदा लिu ज़िफेंग को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और तीर उसे लग जाता है। वेल ये तीर चलाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि खान जिली का ही अंकल मुग्धा है। अगले सीन में लिu ज़िफेंग को जब होश आता है तो बोहन उसे बताती है कि अंकल मुग्धा सभी कबीले के लोगों को इकट्ठा करके अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं ताकि वो बाद में सिंह पर हमला कर सके। वैसे ये चीज़ तो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड थी कि खान जिली ने खुद की जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है। तो वो कहती है कि खान जिली अभी कहाँ पर है। वो जैसे ही उसे देखने चाहती कि मुग्धा के लोग बाहर पहरा दे रहे थे और उसे बाहर निकलने ही नहीं देते, तो वहीं खान जिली अपने अंकल से झगड़ा कर रहा था कि आप ये सब कुछ अभी के अभी बंद करिए, मैं कोई जंगल नहीं लड़ना चाहता। और जहाँ तक भाई को छुड़ाने की बात है तो वो मैं अपने तरीके से कर लूँगा, पर अंकल मुग्धा कहते हैं कि मैंने एक बहुत ही बड़ी आर्मी तैयार कर ली है, बस तुम्हें उसे लीड करना है और सिंह को हराकर वहाँ का राजा बनना है। खान जिली कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये सुनकर मुग्धा को आ जाता है गुस्सा, अभी वो पावर में भी था, इसलिए वो खान जिली से कहता है कि तुम अपने कमरे में नजरबंद रहोगे, और वो उसकी जो राजा की पोजीशन थी उसे भी छीन लेते हैं। अगले सीन में लिu ज़िफेंग खान जिली को देखने आती है। अभी वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी केयर करने लगती है। रात में जब जिली को होश आता है तो वो लिu ज़िफेंग को देखकर उसका सर सहलाने ही वाला था कि वो उठ रही थी, तो वो अपना हाथ हटा लेता है एंड फिर से उसे रूड बिहेवियर करता है। लिu ज़िफेंग उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें कोई पसंद वगैरह नहीं करती, तुमने मेरी जान बचाई इसीलिए मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। वैसे अर्दुआ ने मुझे पहले ही बता दिया है कि अंकल मुग्धा यहाँ के नए राजा बन गए हैं और तुम्हें निकाल दिया गया है, मगर मैं अभी भी राजकुमारी हूँ, तो तुम ना मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। खान जिली तो ये सुनकर हंसने लगता है क्योंकि लिu ज़िफेंग का ये ब्लंट बिहेवियर उसे काफी पसंद आता है। अब जिली के ऐसे बुरे हालातों में वो उसका साथ देती है। वो कहती है कि अगर हमें अंकल मुग्धा को हराना है तो हमें सभी कबीलों के सरदार को इकट्ठा करना होगा, खास करके अंकल मुग्धा के बड़े भाई को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि अंकल मुग्धा उसे काफी ज्यादा डरते हैं। ऐसा करने पर ही तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा। उसका ये आइडिया खान जिली को काफी ज्यादा पसंद आता है। आगे वो दोनों इस काम को करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, मगर जाने से पहले जिली एक बार लिu ज़िफेंग को किस करता है। जब अंकल मुग्धा को पता चलता है कि जिली और राजकुमारी दोनों ही यहाँ से भाग गए हैं, तो वो अर्दुओ से पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ पर है, मगर अर्दुओ तो जिली का वफादार था, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। आगे हमें इन दोनों को दिखाया जाता है कि वो लोग किस तरह से अलग अलग कबीलों में जाकर सरदार से मदद मांगते हैं, इन लोगों को एकजुट करते हैं। ये काम इतना ज्यादा आसान तो नहीं था, मगर ये लोग हार नहीं मानते। पर रात होते ही ये दोनों एक दूसरे को मिस करने लगते हैं। खान जिली को तो लिu ज़िफेंग पहले से ही पसंद थी, मगर लिu ज़िफेंग को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब वो धीरे धीरे करके जिली को पसंद करने लगी है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों वापस आते हैं। मुग्धा तो अपने बड़े भाई को देखकर डर ही जाता है। अगले सीन में उसका बड़ा भाई उसकी तशरीफ को लाल कर रहा था। मार खाने के बाद अंकल मुग्धा की अकल थोड़ी सी तो ठिकाने आ गई थी। आगे ये सभी लोग उसे समझाते हैं कि सिंह राज्य से जंग नहीं करनी चाहिए। अभी दोनों देशों के बीच में शांति बनी है तो उसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। अगर जंग फिर से हुई तो इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेगी, जो कि कोई भी नहीं चाहता। अंकल मुग्धा भी अब समझ गए थे। वो खान जिली से माफी मांगकर उसे उसकी किंग की पोजीशन वापस देकर वहां से चले जाते हैं। खान जिली फिर से लिबे का राजा बन गया था। वो लिu ज़िफेंग को उसकी मदद के लिए थैंक यू कहता है। फिर हमें यहाँ पर इन दोनों का एक
एक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है। अगले दिन खान सिली लिू जीफेंग के लिए फ्लावर लेकर आता है। अब इन दोनों में बॉन्डिंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों ही जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आज फिर से लिू जीफेंग उसे अपने डैड के बारे में पूछती है, मगर खान सिली को एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके तुरंत जाने के बाद बोहान आती है। वो कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम एक फेक राजकुमारी हो और तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम राजा को पसंद करो। रानी ने जो टास्क दिया उसका क्या हुआ? क्या तुमने उसका काम पूरा किया? बोहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो थोड़ा डर जाती है। दूसरी तरफ अर्दुओ खान सिली से कह रहा था कि कमांडर ली, जो कि लिू जीफेंग के डैड का नाम है, वो शांति अग्रीमेंट लेकर यहाँ पर आए थे। दोनों देशों के बीच में संधि भी हो गई थी, मगर जब वो जिंग राज्य वापस जा रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उसका मर्डर कर दिया, जिस वजह से जिंग ने लीबे पर हमला कर दिया और खान सिली के बड़े भाई को भी बंदी बना लिया। फिर अर्दुओ कहता है कि आपको किसी भी तरह से अपने बड़े भाई को वहाँ से छुड़ाकर लाना ही होगा। अर्दुओ यहाँ पर उस पर प्रेशर डाल रहा था। आगे जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों की ही मन में एक बात खटक रही थी। लिू जीफेंग सोचती है कि मैं सिली को पसंद तो करती हूँ, पर अगर मैंने रानी को खुफिया जानकारी ला कर दी तो ये तो सिली के साथ धोखा हो जाएगा। तो वहीं खान सिली का सोचना ये था कि वो भी लिू जीफेंग को पसंद तो करता है, मगर उसे लिू जीफेंग का इस्तेमाल करना होगा अपने बड़े भाई को छुड़ाने के लिए, तो ये भी उसके साथ धोखा ही हो जाएगा। जिली कहता है कि शादी के बाद एक रस्म होती है जहाँ पर दुल्हन थोड़े दिनों के लिए फिर से अपने मायके रहने के लिए जाती है, तो तुम सिंह राज्य कल ही जा रही हो। लिू जीफेंग मना करती है कि मुझे नहीं जाना, मगर वो यहाँ पर थोड़ा रूड हो जाता है कि तुम्हें तो जाना ही होगा। तो लिू जीफेंग कहती है कि एक शर्त पर, तुम पहले मुझे कमांडर ली के बारे में बताओ कि उसकी मौत कैसे हुई। तो अर्दुआ ने जो उसे बताया था वो सब कुछ वो उसे बता देता है। ये सब जानने के बाद वो सोचती है कि मुझे लग ही रहा था कि मेरे डैड की मौत के पीछे जरूर जिंग वालों का ही हाथ है। तो वहीं खान सिली ये सोच रहा था कि ये कमांडर ली के बारे में इतना ज्यादा क्यों पूछती रहती है, इसका कमांडर ली के साथ ऐसा भी कौन सा रिश्ता है। आगे ये सभी लोग जिंग राज्य जाने के लिए निकल जाते हैं। जिंग राज्य पहुंचने के लिए इनको एक बहुत ही बड़े डेजर्ट का सामना करना पड़ता है, जो कि खतरे से खाली नहीं था। बीच रास्ते में ही एक छोटा सा रेत का तूफान आ जाता है, तो खान सिली लिू जीफेंग को प्रोटेक्ट करता है। तो वहीं बोहान ये सब कुछ देखकर सोचती है कि ये तो छोटा सा तूफान था, मेरे डैड जब यहाँ पर आए होंगे तो बहुत ही बड़ा तूफान आया होगा और वो जरूर उसमें फंस गए होंगे। उसकी ये बातें अर्दुओ और लिू जीफेंग ने भी सुनी थी और दोनों ही समझ जाते हैं कि बोहान अपने डैड के बारे में सोचकर अपसेट हो गई है। आज की रात ये सभी लोग रन में ही गुजारते हैं, जहाँ पर लिू जीफेंग को काफी डर लग रहा था कि यहाँ पर कोई भेड़िया तो नहीं होगा या फिर कोई जंगली जानवर। खान सिली ये सुनकर कहता है कि यहाँ पर तो सबसे बड़ा भेड़िया मैं ही हूँ, तो तुम्हें उन छोटे मोटे जानवरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन ये सभी लोग किसी सिटी में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर किसी होटल में रुके हुए थे। लिू जीफेंग अभी अपने रूम में अकेली ही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, तो वो देखने जाती है। लिू जीफेंग देख ही रही थी कि ये दोनों आखिर में है कौन कि उस पर हमला हो जाता है। अब लिू जीफेंग तो एक प्रोफेशनल हमलावर थी, तो वो जल्दी से ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर ये दोनों हमलावर कहते हैं कि तुम नीचे उतरो, तो वो कहती है कि नहीं, पहले तुम ऊपर आओ। फिर तो इस बात को लेकर बहस ही शुरू हो जाती है कि तुम नीचे आओ, नहीं तुम ऊपर आओ। तभी ही वहाँ पर अर्दुओ आकर उन दोनों हमलावरों को भगाता है। खान सिली भी उसी तरफ आ रहा था, तो लिू जीफेंग जल्दी से अपना मुंह छुपा लेती है, मगर खान सिली को वो पूरी की पूरी दिख रही थी। वो सोचती है कि अब मैं इसे क्या कहूँ कि मैं इतनी ऊपर कैसे चढ़ गई, कि तभी ही उसका पैर फिसलता है। वो गिरने ही वाली थी कि जिली उसे बचा लेता है। अर्दुओ को बोहान पर शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जिंग की जासूस है, इसलिए वो उसे पूछता है कि तुम तो जिंग राज्य से हो, फिर यहाँ क्या करने आई हो। इस पर वो कहती है कि जिंग राज्य में लोग मुझे जिंदा नहीं रहने देते, तो क्या अब मैं लीबे में भी शांति से ना रहूं। अगले दिन बोहान के पास तो मिस्टीरियस पर्सन आते हैं जो कि रानी ने भेजे थे। वो लोग यहाँ पर किसी को मारने की बात कर रहे थे, तो बोहान उसे कहती है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है
कि बोहन के फादर के मरने के बाद बेचारी मिसरेबल जिंदगी जी रही थी, इधर उधर भटक रही थी कि रानी के लोगों ने उसे बचाया। मतलब कि पहले अर्दुओं ने बचाया था, बाद में रानी के लोगों ने, और रानी ने उसे सहारा भी दिया। प्रेजेंट में बोहन सोच रही थी कि अर्दुओं ने मुझे बचाया है तो मैं उसका खून कैसे कर सकती हूँ। आगे इनका सफर फिर से शुरू हो जाता है। खान सिली को यहाँ के रास्तों के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो ल्यूसी फेंग को लेकर किसी फ्लावर गार्डन में जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। इस ब्यूटीफुल सीनरी को देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देखकर खान सिली खुश हो जाता है। वो सोचता है कि काश ये पल यहीं पर ही रुक जाए। वो जैसे ही उसे किस करने चाह ही रहा था कि घोड़ा पाद मार देता है। तो वहीं अर्दुओ बोहन से कह रहा था कि अगर तुमने हमारे राजा खान सिली को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोहन कहती है कि तुम मेरे इतने पीछे क्यों पड़े हो, मैं यहाँ पर शांति से रहने आई हूँ, और अगर मुझे खान सिली को मारना होता तो मैं ये कब का कर देती, और तुम ना इस तरह के सवाल बार बार पूछकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अर्दुओ को लगता है कि इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, इसलिए वो उसे माफी मांगता है। तो वहीं खान सिली ल्यूसी फेंग को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो कहता है कि इसे तुम कभी भी खोना मत। तो वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे कभी भी नहीं गुमाऊंगी। अगले सीन में ये सभी लोग जिंग राज्य पहुँच गए थे। इनके आने पर यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। रानी बोहन को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर बोहन उसे बताती है कि हमें कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, मगर मुझे ये पता लगा है कि खान सिली और ल्यूसी फेंग फेक कपल है, मगर फिर भी अब वो दोनों एक दूसरे को सचमुच का पसंद करने लगे हैं। ये सुनकर रानी को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है कि तो ल्यूसी फेंग मुझे धोखा देना चाहती है। पार्टी अभी भी चल रही थी तो रानी ल्यूसी फेंग की वाइन में कुछ मिलाकर उसे बेहोश करवा देती है। ये देखकर खान सिली उसे लेकर जा ही रहा था कि रानी कहती है कि ये मेरी बेटी है तो मुझे इसे ले जाने दो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख लूंगी। खान सिली का तो मन फिर भी नहीं मानता, मगर रानी उस पर दबाव डाल रही थी, इसलिए अर्दुओ कहता है कि और मैजेस्टी रानी को जाने दीजिए। ल्यूसी फेंग के जाने के बाद खान सिली सोचता है कि रानी के बिहेवियर में कुछ तो गलत था। तो वहीं रानी ल्यूसी फेंग को चाय फेंक कर उठाती है और उसे पूछती है कि तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। मैंने तुम्हें लीबे राज्य कोई खुफिया जानकारी लेने के लिए भेजा था, ना कि गुलछर्रे उड़ाने। ये सुनकर तो ल्यूसी फेंग डर जाती है। वो उसे बताती है कि लीबे आजकल कबीलों को जुड़ने का काम कर रहा है, उसने बहुत सारे कबीलों के साथ संधि जोड़ ली है। रानी कहती है कि ये तो कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो उनकी आर्मी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। यहाँ पर रानी उसे थोड़ा डराती भी है, ये कहकर कि ये सब कुछ करते हुए तुम पकड़ी मत जाना, वरना खान सिली तुम्हें खुद अपने हाथों से मारेगा। आगे ल्यूसी फेंग अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर खान सिली अपने बड़े भाई को लेकर काफी परेशान था। यहाँ पर खान सिली को जानना था कि पार्टी के दौरान ल्यूसी फेंग को क्या हो गया था और इतनी देर रानी ने उसे क्या बात की, मगर वो उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक हम दोनों सिंह राज्य में हैं तब तक एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो कुछ भी नहीं सोचता एंड वादा कर लेता है, क्योंकि खान सिली ल्यूसी फेंग को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तो वहीं बोहन रानी से कह रही थी कि मैंने रेतीले तूफान का सामना किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फादर की मौत भी उसी तूफान में हो गई होगी। इस पर रानी उसे कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने तुम्हें बताया ना कि कमांडर ली ने ही तुम्हारे डैड को मारा है। कमांडर ली शांति का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे डैड के साथ लीबे गए थे और उसने हमें धोखा दे दिया और तुम्हारे डैड को भी मार डाला। कमांडर ली एक देशद्रोही है। दूर से ये सब कुछ ल्यूसी फेंग भी सुन रही थी। उसे पता लग जाता है कि ये रानी तो कोई बहुत ही बड़ी खिचड़ी पका रही है। वो बोहन को झूठा सच बताकर ल्यूसी फेंग के खिलाफ करना चाहती है। जब ल्यूसी फेंग वापस आती है तो खान सिली सोया हुआ नहीं था। वो सोचता है कि ये इतनी रात गए कहाँ गई होगी। ल्यूसी फेंग समझ जाती है कि ये अभी भी जग रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मगर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आगे ल्यूसी फेंग रानी की करतूतों के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। अगले दिन वो बोहन के पास जाकर रानी की सारी हरकतों के बारे में उसे बताती है कि वो तुम्हें गुमराह कर रही है। वो सबूत के तौर पर शांति के प्रस्ताव को लेकर आई थी। उसे रीड करने के बाद बोहन को पता लग जाता है कि रानी तो अभी तक उसे झूठ बोलती आ रही है। रानी ने ही बोहन के डैड और ल्यूसीफर के डैड को मारा,
ताकि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सके। यहाँ पर लिu ज़ीफेंग उसे ये भी सच बताती है कि ये जो रानी है वो उसके दुश्मन देश के राजा की बहन है। अगर लीबे और सिंह इसी तरह से झगड़ा करने में रहे तो सबसे बड़ा फायदा होगा रानी के भाई को। लिu ज़ीफेंग उसे ये भी बताती है कि सालों पहले रानी ने तुम्हारे डैड को लीबे भेजा था मिलिट्री की खुफिया जानकारी छानने के लिए, मगर उसने वफादार होने का चूज किया, इसलिए रानी ने उसे मरवा डाला। जब मैं यहाँ सिंह राज्य आई तो मुझे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला रानी से लेना था, उसे मारकर, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे सभी लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में बताना था कि ये औरत कितनी ज्यादा बुरी है। अब बोहान भी लिu ज़ीफेंग और खान ज़िली के साथ मिल जाती है। आगे वो अपने मॉम डैड की ग्रेव पर जाती है जहां उन्हें याद करने के बाद वो काफी ज्यादा रोती है। वो अपने डैड से कहती है कि आपने इस देश के लिए कितना कुछ किया, मगर आपको एक देशद्रोही की मौत मिली। मैं आपका बदला जरूर लूंगी और आपको जस्टिस दिलाऊंगी। जब वो वापस आती है तो खान ज़िली उसे कहता है कि चलो पतंग उड़ाने जाते हैं। यहाँ पर वो जानबूझकर पतंग को किसी जगह पर फंसा देता है। जब वो उसे लेने जाता है तो वहाँ पर उसका भाई था। वो तो जल्दी से उसे गले लगा लेता है, फिर कहता है कि भाई यहाँ से आप चलिए, मगर उसका बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा समझदार था। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ से भागा तो जिंग राज्य लीबे को नहीं छोड़ेगा। जिंग राज्य की सेना हमारे लीबे से तो कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर जिंग राज्य ने दोबारा लीबे पर हमला किया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिंग के राजा ने मुझसे ये वादा किया है कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो लोग लीबे को इसी तरह से रहने देंगे, कोई भी युद्ध नहीं होगा, दोनों देशों के बीच में शांति रहेगी। यहाँ पर खान ज़िली का बड़ा भाई तो बिल्कुल एक वाइस राजा की तरह फैसला लेता है। वो सबसे पहले अपनी प्रजा के बारे में सोचता है। खान ज़िली तो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है कि उसका भाई उसके साथ नहीं आ रहा। जब वो वापस आता है तो लिu ज़ीफेंग उसे कहती है कि तुमने तो पतंग ढूंढने में पूरा दिन लगा दिया। वो कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है कि ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है तो तुम पक्का रास्ता भटक गए होगे। फिर भी वो कुछ नहीं बोलता तो वो कहती है कि मैंने जिंग राज्य के तुम्हारे लिए कपड़े बनवाए हैं तो तुम एक बार उसे ट्राई करो। जब वो उसे पहनकर आता है तो लिu ज़ीफेंग तो उसे बस देखती ही रह जाती है। जब खान ज़िली उसकी तरफ देखता है तो वो जल्दी से अपनी नजरें चुरा लेती है क्योंकि वो उसके सामने अपने इमोशन नहीं दिखाना चाहती। लेकिन खान ज़िली को उसका यह जेस्चर काफी पसंद आता है और फिर से हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। अगले दिन राजा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दरबार में नहीं आते। उसकी जगह पर रानी ही सब कुछ हैंडल कर रही थी। तभी ही वहाँ पर असली राजकुमारी चंगले आ जाती है तो उसको देखकर सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि यह है असली राजकुमारी। खान ज़िली ने जिसे शादी की है वो तो कोई फेक है। रानी भी ये सब कुछ सुन रही थी। वो कहती है कि माना कि वो मेरी बेटी नहीं है मगर मेरी बेटी जैसी है। खान ज़िली तो ये सब कुछ जानने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था, मगर जब वो देखता है कि ये सारे मंत्री किस तरह से लिu ज़ीफेंग की बेइज्जती कर रहे हैं तो वो उनसे झगड़ा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसा कहने की। लिu ज़ीफेंग तो रोती हुई वहाँ से चली जाती है तो खान ज़िली भी दरबार में एक सेकंड नहीं रुकता और उसके पीछे जाता है। लिu ज़ीफेंग बहुत ही ज्यादा रो रही थी तो वो उसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि मैं लीबे का राजा हूँ तो तुम लीबे की रानी हो, इसलिए तुम खुद के ऊपर ज्यादा डाउन फील मत करो। ये सुनकर उसे काफी अच्छा लगता है कि खान ज़िली उसे कितना ज्यादा समझता है। वो उसे कहती है कि माना कि मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ मगर मैं वादा करती हूँ कि मैं लीबे को नुकसान पहुँचाने वाला कोई भी काम नहीं करूँगी। खान ज़िली को यहाँ पर जानना था कि लिu ज़ीफेंग असल में है कौन, मगर वो उसे ज्यादा सवाल नहीं पूछता क्योंकि वो देख लेता है कि लिu ज़ीफेंग अभी काफी अनईजी फील कर रही है। अगले दिन रानी ने लिu ज़ीफेंग के लिए गहने गिफ्ट में भिजवाए थे तो खान ज़िली मना कर देता है कि मेरी वाइफ को ये सब कुछ पसंद नहीं, इसलिए वापस ले जाओ। कि तभी ही वहाँ पर लिu ज़ीफेंग आकर कहती है कि इसने ठीक कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। रानी को जब पता लगता है कि लिu ज़ीफेंग ने उसके गिफ्ट को ठुकरा दिया है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब ये लड़की कुछ ज्यादा ही उड़ने लगी है, मुझे इसके पर काटने होंगे। वो बोहान से कहती है कि जब तुम लोग लीबे जा रहे होगे तभी ही लिu ज़ीफेंग को तुम मार डालना, मगर बोहान कोई न कोई बहाना मारकर ये काम करने से मना कर देती है। आज रात जब ये दोनों सो रहे थे तो उनको पता चलता है कि राजा की तबीयत बिगड़ गई है
तो उसे राजा को देखने आना होगा। जब ये लोग चाह रहे थे कि कोई उसे किडनैप कर लेता है। ये है रानी का बड़ा भाई। रानी अभी उसके साथ ही थी कि उसके सामने इन दोनों को लाया जाता है। रानी का प्लान यहाँ पर यह था कि वो लीबे और सिंह को कमजोर कर देगी ताकि उसका भाई वहाँ पर राज कर सके। खान जिली को रानी का बड़ा भाई पकड़ लेता है और रानी लिu ज़ीफेंग को मारना शुरू करती है। खान जिली मना करता है कि उसे मत मारो, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो खान जिली लीबे में से कुछ सिटी उसे दे देता है, तब जाके वो रुकती है। रानी उसे कहती है कि तुमने तो आधा लीबे हमें दे दिया, तो क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं? इस पर खान जिली कहता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं हो रहा। जब वो लिu ज़ीफेंग को लेकर यहाँ से जा रहा था तो अपने मन में सोचता है कि मैं इस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम लोगों ने जिस तरह से मेरी वाइफ को तंग किया, तो इस बात का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। आगे ये दोनों वापस लीबे जा रहे थे, मगर रानी के लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। खान जिली फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिu ज़ीफेंग देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग आ रहे हैं, तो वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये हमारा आखिरी दिन है। वो खान जिली से मन ही मन में वादा करती है कि भले ही हम लोग इस जन्म में अच्छे से ना रह पाए हो, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अगले जन्म में तुमसे ही शादी करूंगी और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही बेहोश होती है कि वहाँ पर अर्दुओ आकर उनको बचा लेता है। फिर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिu ज़ीफेंग और खान जिली दोनों ही जिंदा और सही सलामत थे। लिu ज़ीफेंग ने खान जिली को अपने फादर और अपनी सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दिया था, तो वो उसे कहता है कि मैं अपने फादर इन लॉ का नाम जरूर क्लियर करूंगा और रानी ने जो किया है उसकी सजा भी दूंगा। वैसे जिंदगी में तो मुसीबतें आती ही रहती है, मगर ये दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं भूलते। लिu ज़ीफेंग कहती है कि अब से लीबे ही मेरा घर है, मुझे यहाँ के लोग और ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। यहाँ का खाना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खास करके वो रोस्टेड कबूतर। तो खान जिली कहता है कि उस दिन तो मैंने बस कबूतर के नाम पर तुम्हें रोस्टेड मुर्गा खिला दिया था। ये सुनकर उसे उस पर थोड़ा गुस्सा आता है, तो वो उसे मारने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, पता है कि उस दिन मैं कितना ज्यादा डर गई थी। आगे लीबे के कुछ मंत्री खान जिली से कह रहे थे कि लिu ज़ीफेंग तो नकली राजकुमारी है, तो वो पक्का कोई जासूस होगी, तो तुम्हें उसे मार डालना चाहिए। मगर हमेशा की तरह खान जिली अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। वो उन सभी लोगों से कहता है कि वो तुम्हारी रानी है, तो तुम लोग उसको मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो उन्हीं में से किसी एक मंत्री ने लिu ज़ीफेंग को जहर दे दिया था, जिस वजह से वो कोमा में थी। जब खान जिली को इसके बारे में पता लगता है, तो वो इन मंत्रियों से पूछ रहा था कि ये किसका काम है। उसका गुस्सा देखकर तो सभी मंत्री बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इन कोई भी किसी का नाम नहीं ले रहा था कि वहाँ पर लिu ज़ीफेंग आती है, जो कि ठीक थी, क्योंकि वो जहर इतना ज्यादा भी असरकारक नहीं था। छोटी मोटी दवाई खाने से ही वो ठीक हो गई। तो वहीं अर्दुओ फाइनली आज बोहान को कन्फेस कर ही देता है कि वो उसे पसंद करता है। बोहान जो कि उसे पसंद करती थी, वो उसे हाँ कह देती है। यहाँ दोनों के ही बीच में एज डिफरेंस था। अर्दुओ बोहान के अंकल समान था, इसलिए वो उसे कब से अप्रोच नहीं कर रहा था, मगर आज फाइनली उसने उसे कह ही दिया। आगे इनको पता लगता है कि रानी और उसका भाई लीबे पर जल्दी ही हमला करने वाले हैं और 7 दिनों में ही उसकी आर्मी यहाँ पर आ जाएगी। इसलिए लिu ज़ीफेंग बोहान को जिंग के राजा के पास भेजती है, जहाँ पर बोहान रानी के बारे में उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो किस तरह की खिचड़ी पका रही है। ये सब कुछ जानने के बाद राजा को दुख तो होता है, मगर वो सही फैसला सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कमांडर ली, उसने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं उसके ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटाता हूँ। अब लीबे उसका अच्छा पड़ोसी देश था, इसलिए वो अपनी सेना उसे देते हैं युद्ध करने के लिए। और जिंग के राजा ने खान जिली के बड़े भाई को भी रिहा कर दिया था। कुछ दिनों के बाद युद्ध खत्म हो जाता है। लीबे की इसमें जीत हुई थी। इन लोगों ने रानी के भाई को बंदी बना लिया था और रानी को मौत की सजा सुनाई जाती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद लिu ज़ीफेंग बोहान को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। अगर बोहान नहीं होती तो आज वो ये जंग नहीं जीत पाते। इस पर बोहान उसे कहती है कि मैं तो रानी की बातों में आ ही गई थी, पर तुम्हारी वजह से मुझे सच्चाई का पता लगा। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे की अच्छी खासी फ्रेंड्स बन जाती है। अब बोहान ने फैसला कर लिया था कि वो अर्दुओ के साथ अब से लीबे में ही रहेगी। आगे जिंग के राजा की तरफ से लिu ज़ीफेंग के लिए एक फरमान आता है। उसमें लिखा था
कि कमांडर ली ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब उसकी फैमिली में एक ल्यूसी फेंग ही जिंदा है, इसलिए वो उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। उन्होंने ल्यूसी फेंग को सिंह की एक राजकुमारी घोषित कर दिया था। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो रहे थे कि ल्यूसी फेंग बेहोश हो जाती है। ये देखकर खान सिरी डर जाता है कि अब इसे क्या हो गया। डॉक्टर आकर बताते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ये तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, मतलब कि खान सिरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सो गाइस, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये छोटा सा ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वैसे गाइस, ये ड्रामा थोड़ा और बड़ा होता तो अच्छा होता। मुझे इसमें दोनों ही मेल लीड्स के कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आए, खास करके खान सिली का। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दो, और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।